कुछ लोग कह रहे हैं वो एक एजेंडे के थ्रू आए हैं, ठीक है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश उन्होंने की है। इसी एजेंडे के तहत वो आए हैं कि भाई किसी तरह इस्लाम को एक किया जाए। कह रहे हैं कि यूट्यूब और ये फेसबुक की जो कमाई है वो हराम। फोश इश्तिहारात आप लगाते हैं, आप ख्याल नहीं करते कि क्या चीज़ चल रही है, आप बल्कि और भी उससे करते हैं, तो फिर हराम है भाई। आफ्ताब इकबाल साहब उस किरदार की शान बढ़ाए ना बढ़ाए, वो किरदार आफ्ताब इकबाल की शान बढ़ाएगा। जय खान की डेथ हो जाए अंदर पूरा मुल्क चल जाएगा। नवाज शरीफ साहब को आप करप्ट समझते हैं? हाँ। आर्मी में भी चूहा पकड़ा गया था। अच्छा, सियासतदान सारे सच्चे अच्छे नहीं है, तो अगर फौजियों में कोई गंदा अंडा निकला है तो आप उनको भी मार सकते। अगर कोई बंदा नफरत पैदा करे तो वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, ना वो खान का दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेखिया। वेलकम टू माय व्लॉग। मेरे साथ मौजूद है नदीम सुबहानी साहब। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप कैसे हैं? सर बिल्कुल ठीक ठाक। अगेन वेलकम बहुत शुक्रिया हमारे शो में। जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। आज जो है मेन टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा और टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं, मगर जो मेन टॉपिक है उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, ठीक है, पाकिस्तान में सराखू पे यस जी आया नो विजिट है, हुकूमत ने स्पेशल गेस्ट बुलाया उन्हें। माशाल्लाह, बिल्कुल। बल्कि मैं हमेशा सोचता रहा कि क्या हम कभी पाकिस्तान में जाकर नाइक को देख सकेंगे, और अल्लाह ने हमें वो दिन दिखाया, अल्लाह का शुक्र है। कुछ लोग कह रहे हैं वो एक एजेंडे के थ्रू आए हैं, ठीक है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश उन्होंने की है या वो कर रहे हैं, पता नहीं। कुछ लोग उनके हक में बात कर रहे हैं, कुछ लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। कहाँ बदनाम किया? देखिए, एजेंडे के थ्रू तो आए हैं। एजेंडा ये है कि भाई अल्लाह एक है हमारा, कुरान एक है हमारा, नबी एक है हमारा, तो मुसलमान है क्यों नहीं? क्या वजह ठहरी कि हर चीज़ एक है, बाकी और मुसलमानों में इतने टुकड़े। इस्लाम तो इसलिए आया था कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए इंसान को एक कर दिया। आप देखें कितने छोटे छोटे कबीलों में था सारा जज़ीरा अरब, और एक छतरी के नीचे आ गया, नबी की छतरी के नीचे, और फैला, और पूरी दुनिया जो जो एरिया मुसलमान हुआ वो उस छतरी के नीचे आकर आ। तो उसके बाद क्या हुआ? इस्लाम तो एक करने के लिए आया था, तो जब इस्लाम आ गया तो नबी के जाने के बाद ये दीवारें कहाँ से आ गई, ये टुकड़ियाँ छोटी छोटी कहाँ से बन गई? ये देवबंदी, बरेलवी, हनफी, शाफई, मालकी, हम्बली, व्हाट इज दिस? ये टुकड़ियाँ कैसे बन गई? इस्लाम तो टुकड़ियाँ दीवारें ख़त्म करने के लिए आया था। हमारी पहचान जो शक्लें अलग है या नाम अलग है, एरिया अलग है, वो तो इसलिए ताकि मैनेजमेंट में आसानी हो एक दूसरे के साथ चीज़ें हैंडल करने में। और हमने इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाकर नफरत पैदा करना शुरू कर दी। हमने नहीं, इस्लाम के दुश्मनों ने ये काम किया। इसी एजेंडे के तहत वो आए हैं कि भाई किसी तरह इस्लाम को एक किया जाए, मुसलमानों को एक किया जाए। बड़े फैन कुछ लोग तो उन्हें शुरू से सुनते हैं, मगर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है ऐसे जिन्होंने फर्स्ट टाइम उन्हें सुना है, मगर उन्हें ना कुछ चीज़ें उनकी ना कही हुई वो पसंद नहीं है, या पूरी वो चीज़ें ना अजीब लगी। आप बताइए कौन कौन सी चीज़? जैसे मैं क्या कहते हैं कि यार उन्होंने कहा कि यार मैं इतने किलो वजन लेकर आया था, पता नहीं कितने किलो उन्होंने बताया। हाँ, कि उन्होंने कहा था पिया ये मुझे, उन्होंने मुझे रोक लिया। लोगों ने कहा यार अगर रोक ली है तो इसमें कौन सी ऐसी बात होगी इतना गुस्सा करने की? और इसमें उन्होंने पाकिस्तान की वजह कि यार पाकिस्तान, इंडिया में मेरे साथ ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो ये क्यों किए रहे? आप वो क्लिप उनका दोबारा देखिएगा, आप उनकी आवाज़ में अपनाइयत और दर्द फील कीजिएगा। वो गिला वही था जैसे भाई भाई से गिला करता है, जैसे बाप बेटे से करता है या बेटा बाप से करता है, वैसा गिला था। उनकी शिकायत उस तरह की नहीं थी जिसमें मक्कारी या खबासत शो हो रही हो। उनकी शिकायत उस तरह की थी जिसमें वो शिकवा था अपनायत वाला कि यार मैं इतने प्यार से मैं आ रहा हूँ, तो वो क्या लेके आ रहे होंगे, किताबें होंगी, क्या होगा कोई चीज़ ऐसी। तो वो मैं नहीं समझता, उन्होंने कह दिया। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा यार कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, इन्होंने क्या कहते हैं पिछले दिनों ये भी कहा कि जब न्यूज़ कास्टर्स होती हैं इनको अगर 20 मिनट देख लो तो दिल में जो है ना वो हलचल पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या कहते कि न्यूज़ कास्टर को इतनी देर टीवी पे नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुरान से पूछ लेते हैं, कुरान क्या कहता है, मोमिनों को क्या कहता है, मर्दों को क्या कहता है कि अपनी आंखें झुका के रखो। क्यों? वो तो नबी थे, वो सहाबा के दौर में क्या उनके ऊपर उतरा था, उनको भी ये हुक्म था। सहाबा से ज़्यादा हमारा ईमान है क्या? सहाबियों को भी ये हुक्म था कि भाई ना देखो।
क्योंकि मैं लास्ट में बता चुका हूँ कि शैतान और फरिश्ता तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, शैतान पे कहा देता है। आपने वो किस्सा सुना है, एक यहूदी आलम का किस्सा है, बड़ी दिलचस्प एक चीज़ है, उसमें ये चीज़ होगी कि शैतान कैसे महकाता है। यहूदियों का एक आलम था, बड़ा मशहूर था, पहाड़ी पर रहता था, नीचे बस्ती थी। तो बस्ती में जंग छिड़ी और बस्ती से फौजी जाने थे, दो भाई थे, उन्होंने उस जंग में हिस्सा लेना था। उनकी एक बहन थी, अब वो बहन को छोड़कर नहीं जा सकते थे, किसके पास छोड़ के जाते, ज़माना तो बड़ा ख़राब था। उन्होंने इधर उधर पूछा तो लोगों ने कहा कि यार वो बाबा जी बुजुर्ग ऊपर है, अल्लाह के इतने बड़े बंदे हैं, आलम है, और वो अल्लाह का बंदा है, सूफी है, आप उसके पास बच्ची को छोड़ जाओ, वो हिफाजत रखेंगे। उन्होंने भी उसके पास छोड़ना मुनासिब समझा। जब उस बाबा जी के पास गए, उस आदमी को कहा कि भाई हम जन पर जा रहे हैं और अकेले हैं, ये मेरी बहन है, आप भी इसको अपने पास रखें। तो बाबा जी ने कहा नहीं नहीं भाई, ये तो गैर महरम है, मैं इसको अपनी हिफाजत में नहीं रख सकता, मैं तो यहाँ पहाड़ी पे अकेला रहता हूँ, ये मेरा छोटा सा चोपड़ा है, तो मैं तो इसको कैसे रखूँगा, हमारे दरमियान शैतान ना आ जाए। तो उन्होंने कहा, वो वापस जाने लगे। इसी दौरान शैतान जो दिल में बैठा था उसने कहा, पागल तू तो अल्लाह का इतना नेक बंदा है, मैं तो इसकी हिफाजत कर लूँगा, मैं तो इसका ख्याल रख लूँगा, तो ये बस्ती में किसी गलत आदमी के पास बच्ची को छोड़ जाएंगे, पता नहीं इनका क्या बनता है जंग में, बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तुम तो इसका ख्याल रख लोगे, तो चलो कोई बात नहीं, जब तक वो जंग से वापस नहीं आते तुम हामी पढ़। उसने उनको कह दिया कि ठीक है जी, अच्छा बन के कि चलो ठीक है, आप ऐसे करो, मैं अपने पास नहीं रखता, तुम मेरे झोंपड़े के सामने इसका झोपड़ा बना दो। लो जी, झोंपड़े के सामने भाइयों ने उस बच्ची का झोपड़ा बना दिया। अब वो बच्ची सामने रहना शुरू होगी। अब ये आदमी को बच्ची थी, वो औरत थी, अब ये आदमी वहाँ उसके घर के उसके झोपड़े के दरवाजे के सामने खाना रखता था, तो देखता नहीं था, चला जाता था। शैतान ने कहा कि भाई तुम कम से कम ये तो देखो कि वो आती है, खाना उठाती तो है, दिल में उसकी बात आई खुद ही कि भाई देखो तो ये खाना उठाती भी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि देर से उठाती, खाना ठंडा हो जाता, वो बीमार हो जाएगी, ये वो। उसने खाना रखा ना किया और वो खड़ा रहा। वो आई तो वो जब दरवाज़ा खुला उसने मुँह इधर कर दिया, तो खाना लेगी। अब एक दो दिन यही सिलसिला रहा। अब शैतान ने उसके दिल में कही कि भाई तुम उसका चेहरा तो देखो कि वो खुश भी है तुमसे, तुम खाना देते हो सकता है वो बड़ी परेशान हो या तनाई में हो या तो खाने से खुश ना हो, तुम्हें उसका चेहरा देखते ही पता लग जाएगा कि वो खुश है कि नहीं तुम्हारी खिदमत से। अब भी बार से खाना रखा और ना पिया, खड़ा रहा। वो आई, जब उसने खाना उठाया, इसने उसका चेहरा ये देखने के लिए कि वो खुश है कि नहीं, वो देखा तो लेगी। अब शैतान ने कहा नहीं प्यारी लड़की है, आप उसको देखो, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में आ यार देखो उसकी चेहरे पर उदासी लग रही है, तुम थोड़ी सी बात कर लिया करो, उसका दिल बहल जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता बातों से बात उसकी यहाँ तक पहुँची कि उसने उस बच्ची का गलत इस्तेमाल कर लिया, गलत रास्ते पर। वो बच्ची प्रेग्नेंट होगी। जब प्रेग्नेंट होगी, वो बच्चा पैदा हुआ। अब दुनिया को कैसे बताता, बस्ती को कैसे बताता? उसने उस बच्चे को मार दिया, उसी झोंपड़े में ही दफना दिया। अब ऊपर वो बच्ची खुद रहती थी, वो दिन रात रोती थी, बीमार इतनी हुई कि उसको तो उसने कहा कि अगर इसके भाई आ गए तो ये बच्ची तो उसको बता देगी। शैतान ने कहा तेरी तो सारी जिंदगी की इज्जत खाक में मिल जाएगी। अभी तक तो कोई नहीं पहाड़ी पर आया, कोई आया तो इसको देखते ही समझ जाएगा कि इसके साथ क्या हुआ। उसने उस लड़की को भी मार दिया, उसी झोंपड़े में एक बच्चे के साथ उसको भी दफन कर दिया, ऊपर से मट्टी बराबर कर दी, सामने रहना। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जंग खत्म हो गई, दोनों भाई वापस आ गए। दोनों भाई वापस आए, पहाड़ी पर जब बहन को लेने गए तो उसने कहा, रोया बेटा, बाहर झूठी खबर बना रही थी कि वो तो बीमार हो गई थी और वो तो इतने अरसे पहले फोत हो गई थी, उसकी खबर है। भाई बड़ा रोए पीटे, क्योंकि वो तो इतनी मुकद्दस थी, शख्सियत थी, वहाँ पर इज्जत की जाने वाली, कोई उस पर शक नहीं कर सकता था। भाइयों ने कोई शक नहीं किया, वापस आ गए। अब शैतान को तो चैन नहीं आया, क्योंकि शैतान ने उसका तो ईमान खराब कर लिया था, लेकिन उससे अजर ना मिला, अगर बदला ना मिला, तो अब शैतान को चैन ना आए। शैतान ने उन दोनों भाइयों को ख्वाब दिखाया, ख्वाब में उनको इशारा किया कि झोंपड़ी खोदो, झोंपड़ी का फर्श खोदो। सो वो दोनों भाई उठे, बड़े परेशान, एक दूसरे की शक्ल देख रहे। उसने कहा यार मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। उसने दूसरे भाई ने कहा ओए मैंने भी ये ख्वाब देखा है। दोनों भागे भागे पहाड़ पर गए, लोगों को इकट्ठा करके उनको कहा भाई हमारी बहन। उसने कहा ये कब्र है। उन्होंने कहा खोदो, कब्र खोदी, कब्र खाली। उसने कहा मैंने तो देखी थी, दफनाई थी। उन्होंने कहा हम बताते कहाँ दफनाई थी तुमने, हमें रात को ख्वाब में इशारा दे दिया। वो जी अंदर झोपड़ी में गए, जब फर्श होता तो बच्चे की भी लाश गहन हो, उसकी भी लाश। बंदा तो वो पकड़ा गया।
बंदे को जेल में डाल दिया। अब जब जेल में डाला तो वो उसकी गर्दन काटी जानी थी। अब ऐसे वक्त में शैतान फिर उसके सामने मटीरियल शेप में आ गया। उसे कहा कि मैं था वो जिसने पहले तुम्हें बहकाया था, उसी वक्त तुम बच जाते अगर तुम उसको भेज रहे थे। मैंने तुम्हारे दिल में ये बात डाली थी कि देखो इसकी शक्ल, या इसको अपने पास रख लो। फिर मैंने ही तुम्हें कहा कि भी खाना देख लिया करो कि गर्म उठाती कि नहीं, मैंने ही कहा कि चेहरा देखो खुश है कि नहीं, तो मेरी बातों में आते गए। तो अब तुम्हारे पास कोई चीज़ भी बचत नहीं है। हाँ, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान बचा लूँ तो अभी तुम अल्लाह से ऐलान बरात कर दो, अल्लाह से मुकर जाओ। उसने देखा कि मेरी तो जान, वो इतना बड़ा आलम भी था, इतना बरगजीदा आदमी था, उसने देखा मेरी तो गर्दन कट जाएगी, क्या करूँ। हार गया। उसने कहा मैं अल्लाह से ऐलान बरात करता हूँ। शैतान ने उसी वक्त पीटा। उसने कहा बदबख्त जा, मैं तो नहीं करता, जा अपनी मौत मर जा। और शैतान वहाँ से भाग गया। उसने कहा मैं तो अल्लाह ही का मानने वाला हूँ, मैं तो अपने रब का नाफरमान नहीं। भाग गया वहाँ से और ये शक्ल देखता रह गया। सुबह आए और इसकी गर्दन काट दी। अब पता नहीं बात कहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन वो बात यहीं से शुरू हुई थी, नजर झुका कर देखने वाली। तो साहबियों पर भी ये भाई ये चीज़ फर्ज थी। साहबियों से नेक नहीं है हम, साहबियों से अच्छे नहीं है। तो वो ठीक कह रहे हैं। अब एक बच्ची, अब मॉडर्न एज में तो हम मजबूर है कि एक सिलसिला चल पड़ा है, उसको रोकना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हकीकत देखें तो जाकिर साहब ठीक कह रहे हैं। आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की चीज़ें देखते हैं कि कभी आज तक किसी औरत के साथ इन्होंने इंटरेक्शन नहीं किया। जाकिर साहब फिर भी कर लेते हैं। इंजीनियर साहब ने कभी स्क्रीन पे भी वो इस तरह बात नहीं करते। तो वो इसीलिए भाई। अच्छा देखिए, मुझे पता है ये खुद यूट्यूब पे, फेसबुक हर जगह आ रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि यूट्यूब और ये फेसबुक की जो कमाई है वो हराम है। अगर तो ऊपर फोश इश्तिहारात आप लगाते हैं, आप ख्याल नहीं करते कि क्या चीज़ चल रही है, आप बल्कि और भी उससे करते हैं, तो फिर हराम है भाई। अदरवाइज़ अगर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वाला तरीका आप देखें, उनकी वीडियोस देखें, आप मुझे बता दें, आप अगर 100-500 वीडियो 1000 वीडियो आप देखें, किसी में भी कोई गलत नहीं आएगा। क्यों? आपको कैटेगरीज दी जाती हैं कि भाई आपने कौन सी कैटेगरी लेनी है। और अब तो यूट्यूब ने थोड़ी सी मज़ीद इसमें वसअत पैदा कर दी है, तो आप ये चीज़ तय कर सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें चूज़ करेंगे जिनमें कोई गंदी चीज़ ना आ रही हो, कोई मानी खेस चीज़ ना आ रही हो, औरत का चेहरा ना आ रहा हो। चलते हैं, आते हैं। आप आपके काम की तरफ आते हैं, फिल्म की तरफ आते हैं। अकेला फिल्म तो मुझे पता है आजकल थकावट ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा काम कर रहे हैं, किधर पहुँचे? हाँ, थकावट हो जाती है। और क्योंकि मैं साथ में अपनी जॉब भी लेकर चल रहा हूँ, फिर साथ में हड़तालें हैं। जिस ताकत का दिल चाहता है मुल्क को रोक देता है, जिस ताकत का दिल चाहता है वो मशीनरी बंद कर देता है। तो मैं क्योंकि 2-3 शहरों में फंसा हुआ हूँ, तो ट्रैवलिंग ही जब जाम हो जाएगी, जब शहर ही बंद हो जाएगा, तो आप शहर से निकल नहीं सकते या दाखिल नहीं हो सकते। तो वो हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अब आपको पता है मैं वो आदमी हूँ जिससे उठकर कभी पानी भी नहीं पिया था। ये इंतज़ार करता था कोई आए तो AC बंद कर दे या फ़ैन चला दे या ये कर दे। तो लेकिन अल्लाह ने ऐसे वक्त से मुझे गुजारा कि एक तो सारी दुनिया की हकीकत मेरे आगे रख दी, और फिर तो मेरे आगे ऑप्शन रख दी। कोई मेरा जो है रोकने टोकने वाला नहीं था। मैं ज़्यादा आराम से 5-6 अच्छी, वो मेरे तो 50 के करीब सॉन्ग्स रेडी है। मैं कोई अच्छी वीडियोस बनाता तो मैं अब तक मेरे गाने ठक बज रहे होते और मैं बिला वजह का मशहूर हो चुका होता। दूसरा ना ऑप्शन मेरे पास ये थी कि मैं पहले तो उसका एहसान चुकाऊँ। एहसान तो कहाँ हम चुका सकते हैं, लेकिन मैं पहले तो उसकी केयर करूँ जिसने मेरी हमेशा केयर की। तो वो अल्लाह वाद है कि आप अल्लाह का एहसान नहीं दे सकते, क्यों? अल्लाह का वादा कभी खिलाफ नहीं होता। अल्लाह आपसे झूठा वादा नहीं करता। अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये वही है जिसके साथ हमने इस दुनिया में आने से पहले वादा किया था कि हम भी आपको नहीं भूलेंगे। क्या के फिल्म का नाम भी अकेला ही है। भला वो कौन है जिसने ज़माने को चलाया है? सिर्फ तुमको नहीं, मुझको नहीं, सबको बनाया है। वो जिसने नूर से रंगों से ये गुलशन सजाया है, भला वो कौन है? बिल्कुल। अच्छा, आफ्ताब इकबाल साहब से कोई कांटेक्ट हुआ है वगैरह? मैं भी उन तक आई की बात जा रही हो, अभी तक तो नहीं है। कुछ लोग बहुत कह रहे हैं जी वो बड़े
मगरूर हैं ये और वो घास नहीं डालेंगे, तो उसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है। उसकी वजह कि गरूर तो मेरे रब का लिबास है, और जो भी ज़ेबतन करेगा पैरों में फंस के तो मुँह के बल गिरता है। तो मैं नहीं समझता कि आफ्ताब इकबाल साहब मगरूर है। असल में ज़माना ऐसा है कि आदमी को खुद परस्ती, खुद सताइश में, खुदी में, खुद शनासी में बाल बराबर फ़र्क है इन चीज़ों में। गरूर में बड़ी केयर से बात करनी होती है। बाज़ औक़ात आदमी खुद शनासी में एक बात कर रहा होता है, दूसरे को वो खुद परस्ती लग रही होती है। ये आफ्ताब इकबाल साहब बहुत बड़ा नाम है, बट ये जो रोल है जो मैं लेकर आया हूँ, ये आफ्ताब इकबाल साहब की शान बढ़ाएगा। मुझे बताएं, कायनात की सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? अल्लाह की शान बयान करना। इस दुनिया की सबसे कामयाब, सबसे ताकतवर चीज़ जो है ना, जो पहाड़ भी पाश पाश करते हैं, आयतुल कुर्सी है और उसका तीसरा कलमा है। क्यों? अल्लाह की शान बयान हुई है। सबसे ताकतवर लोग वो है इस दुनिया में जो अल्लाह की शान बयान करते हैं। और आफ्ताब इकबाल साहब को जो किरदार या फर्दी है, वो आफ्ताब इकबाल साहब के माथे पर ताज होगा। आफ्ताब इकबाल साहब उस किरदार की शान बढ़ाए ना बढ़ाए, वो किरदार आफ्ताब इकबाल की शान बढ़ाएगा। सियासत है थोड़ी सी बात। हाँ बेशक ठीक है। कुछ लोग यानी डिवाइडेड है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार पीटीआई को इस टाइम पे एहतजाज नहीं करना चाहिए जब इतने मुल्कों के ये लोग आ रहे हैं, और ये जब इजलास इनका हो रहा है, कौन सा इजलास है? सार्क का। जी सार्क, हाँ सार्क का इजलास हो रहा है, तो इस टाइम पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। मगर पीटीआई ने एक शर्त रखी हुई है। हुकूमत इतनी बज़िद क्यों है? मुझे लग रहा है हुकूमत जानबूझ के ये जो सार्क है, ये कॉन्फ्रेंस ख़राब करना चाहिए। सिर्फ ये शर्त रखे कि इमरान खान से मिलने की जो ये परमिशन ख़त्म की हुई है, ये यानी जो की हुई है कि यार इमरान खान से जेल में कोई नहीं मिल सकता, ये ऑन कर दें, इमरान खान से मुलाकात करने दें, फिर हम ये धरना और ये एहतजाज नहीं करें। पहले मैं बताता हूँ कि खान से क्यों नहीं मिलने दे रहे। इतनी सेंसिटिव सूरत हाल है, मुल्क आग में घुसा हुआ है। सब लोग जो चमचे चाटे पीछे घुसे हुए हैं वो ये है कि किसी भी तरह खान को बेचकर अपने लिए नाम कमाएंगे। मुझे बताए, खान से मिलने जाए 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, कोई बता केमिकल लगा के खान को लगा जाए, खान की डेथ हो जाए, अंदर पूरा मुल्क जल जाएगा। कोई बंदा खुद ही खान को कोई सुई जहरीली चुप हो जाए, खान को कोई चीज़ दे जाए, पूरा मुल्क जल जाएगा। आपने देखा ईरान में भी चूहा पकड़ा गया। क्या हमारे सियासतदानों में चूहे नहीं डाले होंगे? आप भूल गए हैं लॉरेंस ऑफ अरेबिया को? कौन था लॉरेंस ऑफ अरेबिया? एक जब तक उसकी हकीकत नहीं खुली थी, वो एक बड़ा मकबूल अरबी लीडर था, अरबी सरदार था। अरबियों को भी पता नहीं था कि वो अरबी है ही नहीं। अरबियों से अच्छी अरबी पढ़ता था, अरबियों से अच्छा कुरान पढ़ता था, अरबियों से ज़्यादा इबादत गुजार था। और वो सारे अरबियों को उन्होंने कहा कि तुसी और अरबी हो गए थे, तुसी तुर्का ने थले लगे हो, तुर्की तुम पर असबियत, जैसे मंजूर पश्तीन साहब कर रहे हैं, असबियत डाली उसमें, और उनको आपस में मुसलमानों को जो है वो अलग कर दिया। तो जब उसको एक्सपोज हो गया, जब उसका राज फाश हो गया, एक्सपोज हो गया, मशहूर हो गया, वो वापस आने के बाद इंटरव्यू देके वो ये बताने जा रहा था कि कैसे हमारा बैच बना था, कौन कौन से थे, कितने आलम हमने बनाए हैं, कितने हमने ताजे बना के भेजे हैं, ये वो। लेकिन उसको मरवा दिया गया इसीलिए कि कमर्शियल हो गया था वो दुनिया को ये ना बता दे कि भाई बहुत सारे आलम भी बन कर गए हैं, बहुत सारे हमने जो है इसी तरह मदरसे बना दिए मुसलमानों को में फ़िरके पैदा करने के लिए, बहुत सारे नए रास्ते बना दिए, दीवारें खड़ी कर दी मुसलमानों में। फिर वही बात, पाकिस्तान इस्लाम का कल है, पाकिस्तान की सालमियत खतरे में है। आप दिल पर हाथ रखकर मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब को आप करप्ट समझते हैं? हाँ। पर आप दिल पर हाथ रखकर मुझे बताएं, जब जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, क्या मुल्क सुकून में नहीं था? क्या मुल्क तरक्की नहीं कर रहा था? क्या मुल्क में नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे? बहुत देर पहले की बात। अभी लास्ट टाइम जब तीसरी बार नवाज शरीफ मुल्क में आया, क्या बम धमाके सारे रुके ही नहीं थे? क्या मुल्क में लोड शेडिंग खत्म नहीं हो गई थी? क्या सीपैक 2023 तक कंप्लीट नहीं हो जाना था? क्या हर चीज सीधी नहीं हो गई थी? क्या फौज का भी मोराल ऊपर नहीं चला गया था? क्या मुल्क भी सारी दुनिया में खड़ा नहीं हो रहा था?
अवाम अगर खुश, अगर अवाम खुश होती ना, जब ये आवाम खुश थी, आवाम को नाखुश किसने किया? मैं बता, निकालना है, लोग रोड पे आते हैं। मैं बताता हूँ, नवाज शरीफ ने आखिरी स्पीच में अवाम से गुस्सा किया है कि आप लोग मेरे से प्यार नहीं करते, आप लोग मेरे लिए रोड पे नहीं आते, ठीक है, हम भी आप मजाक लोग उड़ाते नहीं है, लेकिन फिर वही पकड़िए। बात कि आपने उस बंदे की आवाज में रुहासापन नहीं देखा, उसकी दर्द नहीं कि मुझे निकाला क्यों जब हर चीज सीधी हो रही थी। मुझे तो हंसी आ रही थी। नहीं, मैं बताता हूँ, उससे हम भी हंसते थे क्योंकि हमारे दिमाग पे भी पर्दा था। मैं अभी भी बताता हंसता हूँ। हूँ, मैं बताता हूँ। आप देखिए, पहले जब चीजें सारी सीधी हो गई थी, तारुण गाल साहब आए थे, उनको फ्रीज करने की कोशिश, असल तो टारगेट था सी पैक को रुकवाना किसी भी तरह। उसके बाद मैं भी खान साहब से बड़ा प्यार करता हूँ, अभी भी करता हूँ। उस वक्त तो खैर यही था ना कि अल्लाह का कोई फरिश्ता ही आ गया ये कि जो और वो, लेकिन था क्या, हकीकत क्या थी उस वक्त भी? जब याद है चीनी सदर आ गया था, मुल्क को उन्होंने फ्रीज कर दिया था। बंदा कह सकता था अच्छा ये बंदा जानता है तानू भी छड़ा गया सी, अगले हफ्ते आ जाएंगे। नहीं, इसलिए कि आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क क्या है। कौन सी ताकत ऐसी थी जिसने इमरान खान को ये यकीन दिलाया कि जब तक तुम वज़ीर आज़म नहीं बनते तब तक मुल्क सीधा नहीं हो सकता? अब मैं बता तो नहीं सकता नाम तक। मैं बताता हूँ, मैं मेरी तो जब बात ही नहीं पूरी, अभी तो मैं सवाल नहीं कर रहा, अभी तो मैं डायलॉग हम अपनी स्टाइल में बात कर रहा उधर जा रहे, जहाँ पे जाने की इजाजत हूँ। नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं जब आई विल सियासत नवाज put शरीफ sense into और it। इमरान खान की बात आ जाए तब उनकी बात भी होगी, हम मैं उनकी बात ना करें। क्यों नहीं, हमने हाथ प्रोग्राम में उन्हीं की बात की है। मगर मैं नो, अच्छा। आई विल ट्राई चल, टू पुट ठीक। सेंस इनटू इट। कौन सी ताकत ऐसी थी जिसने फौज को भी ये यकीन दिलाया कि भाई जब तक नवाज शरीफ की करप्शन ठीक नहीं होती तब तक चीजें ठीक नहीं हो सकती? क्यों उस वक्त? किसका? मैं बताता हूँ, अंदर ही बैठे हुए चूहों में, सियासतदानों अंदर में, ही। नवाज शरीफ साहब की टीम में भी थे बैठे अच्छा। हुए, इमरान खान साहब की टीम में भी थे बैठे हुए, आर्मी में भी चूहा पकड़ा गया था। अच्छा, हनीफ ने सबका रिएक्शन ऐसा था, बेवकूफ थे कि वो किसी की बातों में आ जाते हैं। कोई भी धोखा खा सकता है सरकार। हमारे नबी की आगे प्लेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लेट में जहर नहीं आ गया था, मुंह में भी डाल लिया था उन्होंने, बाद में अल्लाह ने खबर दी। कोई भी धोखा खा सकता है, तो फौजी क्यों नहीं धोखा खा सकता है? अगर सारे प्रोफेसर नेक नीयत सच्चे नहीं है, अगर सारे डॉक्टर नेक नीयत सच्चे नहीं है, आप उन्हें मार्जिन देते हो 100% नहीं भी हैं, तो अगर सारे स्टूडेंट सारे सच्चे अच्छे नहीं हैं, सियासतदान सारे सच्चे अच्छे नहीं हैं, तो अगर फौजियों में कोई गंदा अंडा निकला है तो आप उनको भी मार्जिन दें। कैसे गंदा अंडा बनता है? पहली तो बात तो ये कि जब वो इसी बेस पर छोड़कर गए थे मुल्क, क्योंकि अंदर अपने हाथों के ट्रेन किए हुए जर्नैल थे, उन्हीं के ही लचते पुश्ते अंदर रहे। जब उन्हें मौका मिला उन्होंने मुल्क को तरक्की रोकी, मुल्क का रुख बदला, मुल्क को तोड़ा, ये वो किया। अभी वो नस्लें नहीं है, अभी 10-15-20 सालों से फौज का रुख सीधा है, अभी वो चीज़ें नहीं है, इसीलिए वो अंदर चूहे बिठाते हैं। चूहे बिठाना बड़ा आसान है, ट्रेनिंग में लोग जाते हैं, जैसे सियासतदानों को ट्रैप करते हैं, जैसे अदीबों को, जैसे शायरों को ट्रैप करते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस रख दी, उसमें शायर बुलाए, पाकिस्तान से शायर गए, शायर तो भाई हर तरह का आज़ाद ख्याल है, उससे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, उसको फिर इमोशनल ब्लैकमेल किया, उसे ब्लैकमेल करके उससे साथ में पेपर भी किया, मेंटली पेपर किया उसको, और भी उससे जाके कहा कि आप इस मौजू पर लिखना शुरू करो, आप इस मौजू पर कॉलम लिखना शुरू करो, आप ये अगला ब्लैकमेल भी हो रहा होता है और सारा कैरियर ख़राब हो जाएगा। इसी तरह फौजी जब ट्रेनिंग पर जाते हैं उस वक्त आगे टीमें बैठी होती हैं, वो देखती हैं कि भाई ये 200 की लाट आई है, 300 की लाट आई है, इनमें से ये 3 या ये 2 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, ये शाइनी है, ज़रूर ऊपर चाहिए। यंग होते हैं, वो बच्चे होते हैं, लवे यूथ होती है, और वो और ऊपर से मुआशरा सोसाइटी ऐसी कोई ना कोई वो देखते हैं किसी कमी का है, शराब है, औरत है, लड़का है, पैसा है, करप्शन है, एन्जॉयमेंट है, क्या है, वो उसको चारा डालते हैं, जो जिस चारे में फंस जाए उसी में। अब फिर सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि वो बताते हैं कि भाई तुम ये, तो उसको पता है मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा, फौज से भी मैं निकल जाऊंगा, मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा, मेरा ये होगा वो हो जाएगा। फिर वो कहते कोई बात नहीं, आप फिक्र में करें। फिर वो बच्चों का उन्हीं ऑफिसर्स का वो सारी ज़िंदगी केयर भी करते हैं, उन्हें पैम्पर करते हैं, उनके रास्ते हमवार करते हैं, उनको अच्छे मिशन दिलवाते हैं, फौज में ऊपर लेकर जाते हैं, फिर कोई हिस्सा करके उनको कोई ना कोई चीज़ दिलवाते हैं। सारे ऐसे नहीं है, फौज को भी इस बात का पता है, फौज भी नज़र रखती है, लेकिन फिर भी हमको नहीं पता। आप इस कमरे के मालिक हैं, आपको पता है इस कमरे में कितने सुराख है, कहाँ से कौन सी चीज़ अंदर आ जाएगी।
नहीं, धोखा कोई भी खा सकता है। अगर अल्लाह के नबी धोखा खा सकते हैं तो आप आर्मी चीफ को, आप अपने साथी फौजी भाइयों को भी ये मार्जत दे कि उनको भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। जब मैं सामने तो नज़र रखूँगा लेकिन मेरी बगल में से छुरी मेरे दिल सीने में आ रही है, मैं कैसे देखूँगा? शेख साहब बिल्कुल तो मार्जिन दें आप। बिल्कुल ठीक है। आप खान साहब से ये पूछिए कि जब आपको हुकूमत मिली तो सी पैक कहाँ चला गया? सी पैक 2023 तक बनना था। खान साहब को हुकूमत मिली तो हर चीज़ सीधी होनी चाहिए थी, हर चीज़ सही हो जानी चाहिए थी। खान साहब कहाँ दुनिया पता करने चले गए थे? सी पैक के बारे में खामोशी क्यों हो गई थी? फौज को उलझा दिया गया और वो सियासतदानों ने सी पैक पे बात करना शुरू करी। सी पैक में काम ही खत्म हो गया। क्या खान साहब को इसीलिए लाया गया था? क्या सी पैक बच चुका होता तो क्या मुल्क अच्छा नहीं होता? दिल पे हाथ रखकर ये बात बताएं कि क्या ये ऐसा नहीं लगता कि असल में नवाज शरीफ को नहीं उतारना था काम? नवाज शरीफ से किसी का कोई मसला नहीं था, असल में सी पैक रोकना था मसला। खान साहब हाँ जी, चाइना के साथ इतना रिलेशन खराब हुआ, पिछले दिनों कराची में चाइनीज़ के ऊपर फिर हमला हुआ। वो बाकी जगहों पे बड़ा केयर किया जा रहा है, वरना हर जगह हमला होगा। कोई मुल्क भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और चीन साथ रहे। हाँ क्यों? इसलिए कि अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है। चीन, अल्लाह ने एक इतनी बड़ी देव बना के रखी हुई है, उसमें सिर्फ एक कतरा डलना है। जैसे जर्दा बनता है ना, और एक कतरा उसमें वो एक स्पेशल कोई चीज़ होती है, वो डाले उसके सारे के टेस्ट में बढ़ जाता है। इस चीन तैयार देगा, उसके अंदर इस्लाम का कतरा डालना है। तुम अगर चीन को हकीकत की समझ आ जाए, अल्लाह की पहचान हो जाए, चीन दुनिया को इस्लाम की पहचान देगा, चीन लीड कर देगा। सिर्फ वो ही रंग डालेंगे, सारी खीर तैयार है। तो जैसे इस्लाम का रंग डल गया ना चीन के अंदर, चीन भी पाकिस्तान बन जाएगा। जहाँ जहाँ मुसलमान है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमारा नहीं है। मैं अपने बलोच भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, पख्तून भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, पख्तून कल्ला का मुसलमान है, पख्तून कल्ला का पाकिस्तान है, बलोच पाकिस्तान है। ये कौन ताकतें हैं जो हमारी दीवारें पता कर रही हैं? अगर बलोच ना होते, पख्तून ना होते तो क्या पाकिस्तान बन सकता था? तो अगर बलोच नहीं होंगे तो पख्तून नहीं होंगे तो ही पाकिस्तान तोड़ा जाएगा। अगर बलोच या पख्तून है तो पाकिस्तान नहीं टूट सकता। बलोच पंजाबियों और सिंधियों की बाजू हैं, वो हमारा दिमाग है, हमारा सर है, हमारा दिल है, हमारी इज्जत है, हमारी टोपी है। कौन उनको बेकार है? पठानों को कौन बेकार है? सिर्फ इसलिए पाकिस्तान को काट। लेकिन पाकिस्तान तो अब पाक लोगों की जगह जहाँ जहाँ मुसलमान है वो पाक है, क्योंकि मुसलमान ने तो वुज़ू करना है, मुसलमान ने पाक होना है। जहाँ जहाँ मुसलमान है वो पाकिस्तान है, चाहे वो फ़लस्तीन है, चाहे वो मलेशियन, चाहे वो दुनिया का कोई कोना है। तो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान है, हम भी अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में हमारे भाई है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान है। आज भी हम बांग्लादेशियों से माफ़ी मांगें कि दुश्मनों के बहकावे में आके एजेंटों की वजह से जो कि उस वक्त ताकत में थे, हम लोगों ने आपके साथ ज्यादती की होगी, हम माफ़ी चाहते, लेकिन हम अंदर से एक ही हैं। गंडापुर की भी नहीं समझ आ रही। एक दिन लगता है वो इमरान खान के साथ है, अगले दिन लगता है वो इमरान खान के खिलाफ है। देखिए मुझे नहीं पता इमरान खान के साथ है या नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, कोई भी एंटिटी, चाहे वो मेरा बाप है, चाहे वो मेरा बेटा है, अगर वो मुल्क को कमज़ोर कर रहा है, चाहे वो मैं ही, अगर वो मुल्क को तोड़ रहा है, अगर वो आपस में दीवारें, अगर वो कह रहे हैं यार दिखनो इन पढ़ो, ऐ नहीं सही का, इसका मतलब कि वो हमें दूर कर रहे हैं। अगर कोई बंदा ऐसा है जो कह रहा है कि नहीं यार उसकी भी बात समझो, लेकिन आपस में दूरी नहीं कर सकते, अगर कोई बंदा नफरत पैदा कर रहा है तो वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, ना वो खान का दोस्त है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम दिया, बड़ी अच्छी बातें हैं। बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही हमेशा रह जाता है कि कुछ ना कुछ तिश्नी की रहेगी है। खान साहब के हवाले से बात में मुझे लगा कि जो हम बात कर रहे थे, देखिए खान साहब ऐसे वक्त में आए हैं अब जब ये रियासत मदीना बन गई। आप मुझे बताएं, रियासत मदीना में तो नबी ने आकर सबसे पहले अपने मुखालफिन से इत्तेहाद किया था, जिसके साथ इत्तेहाद नहीं किया था उसके साथ मुआहदा कर लिया था। तो यहाँ पर क्या, अगर अल्लाह के नबी अपने सबसे बड़े दुश्मनों को, जो अल्लाह के भी दुश्मन थे, उनके साथ भी सुलह देबिया कर सकते हैं, तो इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं कि नहीं? इंशाल्लाह मुल्क के लिए वैसे बेहतर यही है कि
सुलह सफाई के साथ। सुलह सफाई करें, आपस में इकट्ठे बैठे कि याद रखें मुसलमान को एक होना है, Yes. अगर बचत करनी है अपनी तो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे शेख कासिम और नदीम सुबारी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।